आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वीडियो के प्रारंभ में मैं सबसे पहले आप सभी को छोटी दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, अब आते हैं अपने विषय पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बिहार के विधानसभा चुनाव के उन परिणामों की जिन नतीजों ने लगातार देश के हर एक व्यक्ति को जो राजनीति में रुचि लेता है, चाहे फिर वो देश के किसी भी इलाके में क्यों ना रहता हो, उसे इस समय संशय की स्थिति में डालकर रख दिया है। इस समय उसके सामने उसके मस्तिष्क में असमंजस की स्थिति इस समय आ चुकी है। वो सोच रहा है लगातार कि आखिर बिहार में हुआ ही क्या। और ना सिर्फ वो व्यक्ति सोच रहा है, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पंडित, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े चुनावी विश्लेषक, बड़े बड़े राजनेता और कई सारे ऐसे बुद्धिजीवी, जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस के उन छात्रों को भी शामिल करना चाहता हूं, उन पॉलिटिकल पंडित्स को भी शामिल करना चाहता हूं, जो लगातार इस विषय में बयान भी दे रहे थे, लगातार ये कहते थे। वो तमाम लोग अपना विश्लेषण भी करते थे और मुझे भी निजी तौर पर यह लगता था कि इस बार बिहार में निश्चित रूप से बदलाव होगा। लेकिन तमाम वो बातें, तमाम वो बयान, तमाम वो विश्लेषण खारिज हो गया और हुआ वही जो बीते 15 सालों से हो रहा था। यानी इस बार भी, आने वाले 5 सालों के लिए इस बार भी नीतीश कुमार, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बिहार राज्य के, उन्हें ही इस बार भी बिहार की सत्ता सौंपी जाएगी। बिहार की बागडोर इस बार फिर से, एक बार फिर से लगातार चौथी बार और कुल मिलाकर सातवीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। चौथी बार लगातार बनेंगे और बीते 20 या 15 सालों से उनकी सरकार थी और अब आने वाले 5 सालों में उनकी सरकार और चलेगी। अब यहां पर पूरे देश के लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार में तो बदलाव की बातें होती थी, बिहार में तो परिवर्तन की बात हो रही थी, लेकिन आखिर ये हुआ क्या? तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं, उन 25 पॉइंट्स को बताने से भी पहले, ये इस बार के चुनाव में जो कुछ भी हुआ है, इसमें संभावनाएं हर एक राजनीतिक दल के लिए है। प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए कोई ना कोई संभावनाएं जरूर मिली है, कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट जरूर आया है, लेकिन एक दल को छोड़कर, उसका नाम है कांग्रेस। उसकी बात मैं आगे करूंगा। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि आखिर कुछ रोचक बातें जो आपको वाकई में रोमांच से भर देंगी पॉलिटिकल तौर पर। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो है दरअसल जुड़ी हुई एलजेपी से, लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान वाली पार्टी। इस पार्टी ने सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करके रखा। पार्टी के मुखिया लगातार अपनी चुनावी रैलियों में इस प्रकार के बयान देते थे। वो लगातार कहते थे कि नीतीश कुमार नहीं बनने चाहिए। वो लगातार नीतीश कुमार पर लांछन लगाते थे, लगातार नीतीश कुमार पर आरोप लगाते थे, उन्हें जेल तक भिजवाने की बात तक करते थे। लेकिन एक बार भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया, कोई चुनावी वार नहीं किया। आप सबको पता है क्यों नहीं किया, क्योंकि एलजेपी दरअसल केंद्र में एनडीए का हिस्सा है। लेकिन जब यह बात दिल्ली से निकलकर बाहर आ जाती है, यानी पटना में आ जाती है, तो बिहार में जब यह पार्टी आई तो इसने अपने आप को एनडीए से किनारा कर लिया और वहां पर इन्होंने अब दावे भी कर रहे हैं कि इन्होंने ही बीजेपी को मदद दी है, सहायता पहुंचाई है, लाभ दिया है अपने प्रत्याशियों को 100 से अधिक सीटों पर खड़ा करके। यह बयान उन्होंने कल प्रेस वार्ता में दिया, परसों माफ कीजिएगा, चिराग पासवान ने। लेकिन उसी के साथ साथ जो बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, मैं उनका भी बयान आपको बता देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान के कारण बीजेपी को या एनडीए को, उन्होंने इस शब्द का, इस लफ्ज का उपयोग किया, भारी क्षति पहुंची है बिहार में। इसके अलावा चिराग पासवान की भूमिका वाकई में स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है और वो ये है कि उनके चुनाव में उतरने से, अलग उतरने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है और जेडीयू को नुकसान भी पहुंचा है। तो चिराग पासवान की जो भूमिका है ये अभी संदिग्धता के घेरे में है।
संदेह के घेरे पर है, लेकिन फिर भी चलिए, जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इस बार के चुनाव में मुद्दे वही थे जो बेसिक मुद्दे होते हैं, जिसमें बेरोजगारी आती है, जिसमें पलायन आता है, ये मैं बिहार की बात कर रहा हूं, जिसमें स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन कई सारे लोगों को, एक बड़े तबके को मयस्सर नहीं है, उसकी भी बात होती है। बिजली, सड़क, पलायन का मैंने जिक्र आपको कर ही दिया। इसके अलावा वो छात्र जो कि शिक्षा के लिए बाहर पढ़ने जाते हैं किसी अन्य राज्य में, वो लोग भी लगातार कह रहे थे कि बिहार में सही तो छोड़िए, पर्याप्त भी संस्थान मौजूद नहीं है किसी भी कोर्स के, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी सेक्टर के। वो भी मुद्दा था। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी लचर हो चुकी हैं, कितनी खराब हो चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अस्पतालों के नाम पर कुछ नहीं है, जर्जर इमारतों में अस्पताल चल रहे हैं, वो भी मुद्दा था। इसके अलावा नौकरियां भी मुद्दा थी, सरकारी नौकरियां बनाम रोजगार, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर बनने की बात, ये तमाम मुद्दे थे। बाढ़ का भी मुद्दा था इस बार, क्योंकि बिहार का एक बड़ा हिस्सा साल के कई महीने बाढ़ में डूबा रहता है, लोगों को बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। ये तमाम बातें थी इस बार के चुनाव में, लेकिन मुख्यमंत्री वही आ रहे हैं, मुख्यमंत्री वही आ रहे हैं, कोई सत्ता में बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इस बार एक और रोचक बात हुई, और वो बात ये हुई कि आप देखिए कि एक पार्टी है जिसका नाम है आरजेडी, उसने बिहार इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पाए, सबसे ज्यादा वोट उनका प्रतिशत रहा, उनकी सबसे ज्यादा सीटें भी आई हैं। अगर मैं एक पार्टी की बात करूं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में वो उभरी हैं, लेकिन फिर भी वो सत्ता नहीं बना पा रही है, क्योंकि उनके दोस्त उनके साथ जो थे उनको पर्याप्त सीटें नहीं मिली। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं 25 टॉप बातों से पहले, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, और ये बात ये है कि इस बार नीतीश कुमार जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री है, उनसे तो जनता की नाराजगी थी कई सारे मुद्दों को लेकर, कोविड को लेकर, जिस प्रकार से मिसमैनेज किया उन्होंने सारी स्थितियों को, बिहार में जो पलायन करके जो प्रवासी श्रमिक पहुंचे उनका जिस प्रकार से अपमान किया, कोई व्यवस्था नहीं की थी। इसके अलावा कई सारी ऐसी बातें थी, युवा परेशान थे कि सरकारी नौकरियां उनको नहीं दी जा रही हैं, सुशासन बाबू के ऊपर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही ये तमाम समीकरण पलट गए, और यहां पर बात यह है कि जनता ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, जनता ने नीतीश कुमार को वोट कम दिया, उनकी सीटें भी पिछली बार के मुकाबले कम हुई, लेकिन उनके साथी यानी अन्य दल यानी भाजपा से जनता की कोई नाराजगी नहीं थी। जनता ने उन्हें वही सीटें दी, या एक प्रकार से उतनी संख्या में सीटें दे दी जितनी संख्या में जेडीयू की सीट्स कटी थी। और आप सोचिए कि एक राजनीतिक दल, एक मुख्यमंत्री के प्रति जनता की नाराजगी है, तो जनता ने उसी जो गठबंधन है, जो एनडीए का गठबंधन है, उसी गठबंधन के एक अन्य सहयोगी को उतनी ही सीटें कमोबेश दे दी। ये बहुत ही रोचक बात है, ये सोचने को विवश करता है तमाम लोगों को, क्योंकि बिहार को अगर आप एक देश का, हमारे एक भूभाग ही मानते हैं, सिर्फ भूभाग के तौर पर ही देखते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी गलती है। बिहार का दायरा दरअसल एक भूभाग के ही सीमा में सिमट कर नहीं रह जाता है, बल्कि बिहार दरअसल एक सोच का नाम है। और बिहार की जनता ने इस बात को साबित कर दिया कि हम सबको बराबर वोट्स देंगे, सबको एक प्रकार से मौका भी देंगे, लेकिन किसी एक पार्टी को हम पूर्ण बहुमत नहीं देंगे कि वो अपने दम पर सरकार बना ले। यह भी एक बहुत ही रोचक बात है। बिहार में इस बार तमाम पार्टियां जो थी, कई सारे गठबंधन बन गए थे, जिसमें प्रमुखता के साथ आपको पता है कि एनडीए का गठबंधन था, राजग का जो गठबंधन था, और राजद का एक गठबंधन था जो कि महागठबंधन था। इसके अलावा भी जीडीएसएफ भी था, और कई सारे और दल भी लड़ रहे थे। लेकिन इस बार जनता ने कुछ प्रमुख दलों को सीटें दी है, लेकिन किसी को भी उतनी सीट नहीं दी है कि वो अपने दम पर सरकार बना ले। यह भी रोचक बात है। चलिए अब शुरू करते हैं 25 बातों के साथ दोस्तों, जो कि मैंने इस बिहार के चुनाव को देखकर नोट की है, निकाली है आप सबके लिए। शुरू करते हैं दोस्तों परिणामों के साथ। तो यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि बिहार में दरअसल कितने दलों को कौन कौन सी सीटें और कितनी सीटें मिली हैं, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आरजेडी को 75 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनी।
भाजपा ने 74 सीटें जीती। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन खराब रहा और पार्टी को 43 सीटों पर ही जीत मिली। कांग्रेस पार्टी ने भी निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए महज 19 सीटें ही जीती। सीपीआई माले, सीपीआईएम और सीपीआई जैसे वामपंथी दलों की बिहार की राजनीति में सक्रियता बढ़ी है। सीपीआई माले ने 12, सीपीआईएम और सीपीआई ने 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर फतह हासिल करी है। राज्य में एनडीए से अलग चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 1 सीट जीती। एनडीए के अन्य घटक दलों में जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर ने 4 और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने भी 4 सीटें जीती। बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज करी है। अब जानते हैं कि किस पार्टी ने कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किए। आरजेडी को 23.11% वोट्स मिले, पिछली बार की तुलना में 4.79% कम। बीजेपी को 19.46% वोट्स मिले, पिछली बार की तुलना में 4.96% कम। जेडीयू को 15.39% वोट्स मिले, पिछली बार की तुलना में 1.44% कम। कांग्रेस को 9.48% वोट्स मिले, पिछली बार की तुलना में 2.82% ज्यादा। एलजेपी को 5.66% वोट्स मिले, पिछली बार की तुलना में 0.77% वोट्स ज्यादा। आरएलएसपी को 1.77, बीएसपी को 1.49%, एआईएमआईएम को 1.24% वोट्स मिले, जिसमें 0.3% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा नोटा का बटन भी 1.68 मतदाताओं ने दबाया, 68% मतदाताओं ने दबाया। सीपीआईएमएल को भी 3.14% वोट्स मिले हैं, पिछली बार की तुलना में 1.58% ज्यादा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा। पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीटें जीती, अर्थात 66.36% सीटें जीती। राजद ने 144 सीटों में से 75 पर जीत दर्ज की और उसका स्ट्राइक रेट रहा 52.08%। भाजपा की सहयोगी दल जेडीयू ने 115 में से 43 सीटें ही जीती, अर्थात 35.65%। जबकि महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पार्टी की हालत सबसे नाजुक रही। पार्टी ने 70 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए और सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत प्राप्त की। इसका स्ट्राइक रेट रहा 27.1% का। मतदान के बाद से ही आ रहे तमाम एग्जिट पोल्स भी गलत साबित हुए। सभी में महागठबंधन को जीत मिलती हुई दिख रही थी, लेकिन जीता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए। इस बार भाजपा की सीटों में पिछली बार की तुलना में 21 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। आरजेडी को 2015 की तुलना में 5 सीटें कम मिली हैं। जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी ने 2015 के मुकाबले इस बार 28 सीटों का नुकसान हुआ है पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को पिछली बार के मुकाबले 8 सीटों का नुकसान हुआ है। एलजेपी को पिछली बार की तुलना में 1 सीट का नुकसान हुआ है। आरजेडी को बीजेपी से ज्यादा वोट्स मिले हैं और उसका वोट प्रतिशत भी सर्वाधिक रहा। फिर भी सहयोगियों के खराब प्रदर्शन के कारण आरजेडी को हार मिली। पीएम मोदी फैक्टर बरकरार रहा। राष्ट्रवाद, सीएए, एनआरसी, अनुच्छेद 370 और भारत चीन सीमा विवाद केंद्र में रखकर लगातार उनकी रैलियों में जन भी उमड़े और इसी के साथ साथ जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ा भी गया। यानी पीएम मोदी की छवि इस बार भी उनकी लोकप्रियता बरकरार रही, उनका वर्चस्व बरकरार रहा। जनता नीतीश कुमार के शासन से नाखुश दिखी, परंतु भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर अभी भी उम्मीदें देख रही है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से कई सारी सीटें प्राप्त की, साथ ही सुशासन बाबू की छवि भी काम आ गई। उनके ऊपर कोई भी परिवारवाद का या फिर भ्रष्टाचार का कोई सीधे तौर पर आरोप नहीं है। 10 लाख नौकरियों, विकास, समान काम समान वेतन जैसे वायदों पर युवाओं का भरपूर साथ नहीं मिला राजग को। फिर भी तेजस्वी उम्मीद से ज्यादा परिपक्व साबित हुए। तेजस्वी की 251 रैलियों में भीड़ अधिक, परंतु अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले। महिलाओं का झुकाव राजग के घटक दलों को भी मिला। करीब 2 दशक पहले खो चुकी अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशते वामपंथी दलों को थोड़ी उम्मीद जरूर दिखी है इस चुनाव के नतीजों से।
कांग्रेस के खिलाफ आए जनादेश से हाईकमान के सामने नेतृत्व और स्थानीय चेहरों का लेकर संकट आ गया है। जातीय समीकरणों और संविधान बचाने के नाम पर साथ आए दलों को भी नकार दिया गया है। इनका मेल फेल हो गया है। पहले चरण की 71 में से 71 सीटों पर जो पहले चरण में चुनाव हुआ था, उस दौरान महागठबंधन ने 48 सीटें जीती, जबकि राजग ने यानी एनडीए ने 21 सीटें जीती। इसके बाद एनडीए ने रफ्तार पकड़ी और दूसरे चरण की 94 में से 52 सीटों पर कब्जा किया। राजग ने उस दौरान 42 सीटें जीती, जबकि तीसरे चरण में 78 सीटों पर जब मतदान हुआ था, उस दौरान राजग यानी एनडीए ने सर्वाधिक 53 सीटें जीती और महागठबंधन को महज 20 सीटें ही मिली। यह बहुत बड़ा गैप था जिसमें रफ्तार पकड़ी अंतिम दो चरणों में जो एनडीए था उसने। इसके अलावा लोजपा ने भाजपा को फायदा पहुंचाया, जबकि जदयू को नुकसान पहुंचा दिया है। एआईएमआईएम ने भी राजद और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया और परोक्ष रूप से एनडीए को लाभ दिया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेन पॉइंट्स बिहार के चुनाव को लेकर। और अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में चुनाव है। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है। बीजेपी का बहुमत, और मैं कहूंगा कि एक प्रकार से बहुमत नहीं बल्कि मनोबल बढ़ा है और पीएम मोदी की छवि बरकरार है। ये सब होने के बाद भी कि देश में अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, बदतर स्थिति में इस समय मौजूद है अर्थव्यवस्था। इसके अलावा कोरोना की महामारी को प्रबंधन करने में भी लगातार सरकार असफल हुई है, नाकामयाब साबित हुई है। फिर भी पीएम मोदी की जो छवि है, उनकी लोकप्रियता है, वो बरकरार है। वो विश्वास अभी भी लोगों के भीतर है कि पीएम मोदी है तो कुछ भी हो सकता है, यानी मोदी है तो मुमकिन है, ये हो सकता है। जबकि कई सारे ऐसी बातें हुई हैं जिसका हालांकि हानि होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। इसके अलावा जो अनाज की इस 6 महीने के दौरान जो अनाज दिया गया, इसके साथ साथ जो पैसे पहुंचाए गए अकाउंट्स में, ट्रांसफर किए गए किसानों के, महिलाओं के, पेंशन धारियों के, उसने भी काफी फायदा पहुंचाया बीजेपी को। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबको मिले वो पैसे, लेकिन एक अच्छे खासे अमाउंट को मिले हैं, इसका फायदा उन्हें मिला है। इसके अलावा जो ताबड़तोड़ रैलियां हुई, उसमें जो राष्ट्रवाद के मुद्दे थे या फिर तमाम वो राष्ट्रीय मुद्दे थे, उन्होंने जनता का ध्यान खींचा, जनता से एक प्रकार से भावनात्मक रूप से उनको जोड़ा और इसका परिणाम यही हुआ कि जनता ने सीटें दे दी बीजेपी को। तो मुख्य रूप से इस चुनाव में सबके लिए संभावनाएं हैं, निकट, बहुत ही क्लोज एक प्रकार से चुनाव था। इसके परिणाम आप देख लीजिए कि एनडीए को कुल मिलाकर 125 सीटें मिली हैं। 122 का जो जादुई मैजिकल फिगर है उसे पार करना था, 125 इनको मिली है और महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं, अन्य दलों को 8 सीटें मिली है। तो ये था पूरा का पूरा नतीजा। 16 तारीख को हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 7वीं बार हो सकता है वो शपथ लें। शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है उनका 16 तारीख को दिवाली के बाद। इसकी अभी औपचारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो बिहार का ये चुनाव था और बिहार में या कोई भी अलग राज्य हो, कोई भी शहर हो, कहीं भी चुनाव होते हैं, हर शहर या हर राज्य की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक स्थितियां अलग अलग होती हैं, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसलिए कहीं और बैठकर ऐसे अनुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है। फिर भी मैंने कोशिश करी कि बिहार में जो नतीजे सामने आए उनको इन 25 पॉइंट्स के माध्यम से आपके सामने रखूं और मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपको ऐसे तमाम ज्वलंत विषयों पर बात करता रहूं, अपना विश्लेषण रखूं आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अधिक से अधिक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।